गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो जिन बच्चों का इस बार नेट और जेआरएफ हुआ है उन सभी बच्चों को अगेन आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ। आपने जो है नेट और जेआरएफ क्लियर किया। और जिन बच्चों का इस बार नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है वो बच्चे अपना ट्रस्ट बनाए रखेंगे, अपना होप नहीं खोएंगे और डीमोटिवेटेड नहीं होंगे, क्योंकि जो जून एग्जामिनेशन है वो आपके बहुत ही नियर है। सो आप यदि अपने प्रिपरेशन को एज इट इज़ रखेंगे, आप जो है बाकी की चीज़ों में ना स्टक होकर के अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, सो होप्सफुली आपका जो इस बार का रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। किसी भी टेस्ट को ना क्लियर कर पाना या भी किसी भी एग्जामिनेशन को ना क्लियर कर पाना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अपने लाइफ में ही आप बिल्कुल निराश पड़े हैं। किसी भी टेस्ट को ना क्वालिफाई करने का मतलब एक ही होता है कि उसके बारे में अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना बचा है। सो जहाँ पे भी ये भावना होती है, सो ये भावना हमेशा स्टूडेंट को बनाए रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तुरंत ही उसे क्वालिफाई कर लें। यदि आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, सो इसका मतलब आप कुछ और बेटर करेंगे, कुछ अच्छा इसमें करके जाएँगे। और सभी को पता है कि जो नेट एग्ज़ामिनेशन है वो एक नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन नहीं है, एक हायर लेवल का एग्ज़ामिनेशन है जिसमें आपके आपके सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़नी पड़ती हैं और जिसके बारे में आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो जिन बच्चों ने इस बार पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है वो बच्चे एनी हाउ एनी प्लेस किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी अपना एनरोलमेंट ले लें सो दैट वो फर्दर अपने पीएचडी कर सकें। और इसके अलावा जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग होती है वो मैंने आप सभी को इससे पहले भी बताया है कि जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग होती है वो होती है, इसमें बेसिकली जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ वो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की चलती है। पेपर फर्स्ट की जो क्लास होती है आपकी वो 6 पी इवनिंग में होती है, जो आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे होती है। और जो संडे होता है उसमें हम लोग बेसिकली मैराथन करते हैं। इस संडे को मैंने आपके मैराथन नहीं लिए, मैंने टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कराए हैं। सो जो अपकमिंग संडे होगा उसमें मैं आप सभी को पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दोनों आपको जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल यूजीसी नेट बाई अर्चना मैम, जिस पे मैं आपको जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पीएचडी से रिलेटेड या फिर कितनी भी आपकी वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर अलग अलग प्रकार के जितने एआई टूल्स हैं उन सभी को मैं आपको समय 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 से जो है वीडियोज से रिलेटेड भी अपलोड करती रहती हूँ। क्लासेस जो मेरे होते हैं वो आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रोवाइड करती हूँ। पेपर सेकंड जो होता है वो हमारा 11:30 यानी मॉर्निंग में पेपर ये लिया जाता है और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे या सैटरडे को लेते हैं। और इसमें जो आपके संडे की क्लास होती है उसमें पीवाईक्यूज प्लस आपके जो है उससे रिलेटेड जितनी भी थियरी हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। ये भी मेरी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, यानी दोनों ही मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करती हूँ। समटाइम्स आपको कंटेंट इंग्लिश में देखने के लिए मिलते हैं तो मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही आपको उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। सो पीवाईक्यूज एंड थियरीज दोनों हम कवर करते हैं। सो आप जो है इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यदि आपको सेशन से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, कुछ भी आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, कोई टर्म्स क्लियर हो गए या फिर कुछ भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो गई किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, सो आप इसको जो है प्रेफर कर सकते हैं। सो आई होप सभी चीज़ें ठीक हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो जब भी हम बात करते हैं पेपर सेकेंड में यूनिट फर्स्ट आपका है जिसमें फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात कही गई है। फूड साइंस से ही हम समझ लेंगे कि एनटीए ये जानना चाह रहा है कि फूड साइंस के बारे में हमें कितना नॉलेज है। साथ ही साथ फूड की जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हैं, जितनी भी प्रकार की सर्विसेज आपके फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की सर्विसेज के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए और उन सारे फूड्स का मैनेजमेंट कैसे होगा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो पहले ही यूनिट में एनटीए ने क्लेरिफाई कर दिया है कि फूड साइंस,
फूड के जितनी सर्विसेज हैं और फूड के जितने मैनेजमेंट हैं उन सभी के बारे में आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस इसके ईयर्स कुछ हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आज हम जानेंगे कि फूड साइंस बेसिकली है क्या। सो व्हाट इज़ द फूड साइंस? Food science is a multidisciplinary field that focus on solving real world problem around the productions of food. ये क्या है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अराउंड द प्रोडक्शंस ऑफ फूड। जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं फूड के, उससे रिलेटेड जितने भी रियल प्रॉब्लम है उन सभी के बारे में अध्ययन करना या उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही फूड साइंस है। फूड कंज्यूमर वांट सेफ न्यूट्रिशंस एंड इजीली अवेलेबल फूड। यस, जो फूड कंज्यूमर है वो सभी चाहते हैं कि उन्हें जो है एक सेफ भोजन मिले, उनको पोषक तत्व सेफली मिले और इजीली तरीके से उन्हें जो है अवेलेबल हो। फूड साइंटिस्ट हेल्प फार्मर, grocers and other businesses meet those demands the science of food involves studying। यानी जो भी फूड साइंटिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं फार्मर्स की, जो भी ग्रोसरीज मैन है या फिर जो शॉपकीपर हैं या फिर जो बिजनेस मैन है, उन सभी के जितने डिमांड्स हैं उन सभी पे जो है एक स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का एक ही सेंस है आप सभी के लिए, वो ये है कि फूड साइंस का मतलब ये होता है कि इसने जितने भी फूड के डिसिप्लिन आती हैं, फॉर एग्जांपल फूड के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के फूड के प्रोसेस, फूड के एक्सपर्ट तक, यानी जब फूड का इंपोर्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करना ही फूड साइंस है, जिसमें आपके फार्मर, कंज्यूमर, बिजनेसमैन और जो सिल्क यानी जो शॉपकीपर है वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फूड कंजप्शन यानी फूड का कंजप्शन, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, प्रिवेंशंस एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी साथ ही साथ हम इसमें इसका भी अध्ययन किया जाता है कि फूड का कंजप्शन कैसे हो रहा है, कितनी सेफ मात्रा में है, फूड में कोई सी प्रकार का अडल्ट्रेशन तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशंस तो नहीं है। मैंने इससे पहले एक वीडियो लिया था, उसमें मैंने बहुत आपको क्लियरली डिफाइन किया था कि एडल्ट्रेशन क्या है, कंटामिनेशंस क्या है एंड एडिक्टिव्स क्या हैं। सो आप उस वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसी हो रही है, यानी फूड का जो प्रिपरेशन है वो कैसा हो रहा है, यानी फूड के लिए जो रिक्वायरमेंट तापमान है, रिक्वायरमेंट टेम्परेचर है, उसी पे फूड का प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी उसी पे ही वो प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी फूड में जो है प्रिपरेशन करते समय हाई मात्रा में जो है उसे तापमान प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इन सभी का एनालिसिस करना, बारीकी से निरीक्षण करना ही फूड साइंस है। फूड की प्रोसेसिंग यानी फूड जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फूड की और उसके इंपोर्ट तक का पूरा बारीकी से अध्ययन करना, साथ ही साथ प्रिवेंशंस यानी साथ ही साथ उसका निरीक्षण करना, प्रिवेंशन करना यानी उसे जो है उसके टेम्परेचर के हिसाब से उसे सुरक्षित रखना। और इन सभी के करने के बाद, यानी इन सभी के होने के बाद ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी मानव के हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सभी का बारीकी से एनालिसिस करना ही फूड साइंस है। सो फूड साइंस क्या है? फूड साइंस विच मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जहाँ पे फूड के प्रोसेसिंग, फूड के कंजप्शंस, फूड के प्रिपरेशन, फूड के प्रिवेंशंस और साथ ही साथ उससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सभी का निरीक्षण करना बारीकी से, और जितनी भी कमियां हैं, जितने भी उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है, उन सभी का सुधार करना ही फूड साइंस है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ फूड साइंस। अब कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं फूड साइंस में? There are several different area of food science. Food scientists usually pick on area to specialized in, but there is some overlap between the subfields. ओके, सो इसमें आपके मैंने टोटल 4 एरिया जो है अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फूड केमिस्ट्री, फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेंसरी एनालिसिस क्या होते हैं। सो एक एक
टर्म को सिर्फ हम समझेंगे सो दैट इससे बहुत डीप आपके एनटीए ने क्वेश्चन नहीं बनाता है। सो हम बहुत एक एक वर्ड को समझेंगे सो दैट यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप इजीली इसे आंसर कर सकें। अ लार्ज पोर्शंस ऑफ फूड साइंस इज अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फूड वी कंज्यूम। यानी फूड केमिस्ट्री में क्या देखे जाते हैं, समझा जाता है और देखा जाता है। बेसिकली लार्ज पोर्शन होता है और फूड साइंस का एक बड़ा एरिया को कवर करता है, जिसमें जितने भी फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उसके स्ट्रक्चर है यानी संरचना है, और जो भी कंज्यूम कर रहा है उन सभी के बारे में एक बेहतर समझ बिल्ड करना ही फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक शब्द में हम ये समझे कि फूड के संरचना, उसके जितने मॉलिक्यूल हैं उन सभी का अध्ययन करना ही फूड केमिस्ट्री है। फूड इंजीनियरिंग एंड इम्पॉर्टेंट पीसेस इन द फूड प्रोडक्शंस pipeline food engineering explore process from what material go into our packaging to how to prevent freshness in इंग्रेडिएंट्स। यानी जब भी हम फूड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि फूड को एक्सप्लोर करना, यानी उसके जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी जितने भी प्रोसेस से वो गुजर के फूड आगे बढ़ रहा है उसके बारे में एक्सप्लोर करना। साथ ही साथ उसके जितने भी प्रकार की उसकी पैकेजिंग है, आप सभी जानते होंगे कि पैकेजिंग भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। टीन की डिब्बों में पैक होती है, टेट्रा पैक का यूज़ किया जाता है, नॉर्मल कागज़ में भी जो आपके कागज़ सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उनसे भी कई सारे पैकेजिंग बनाई जाती हैं। एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन ना हो, इन सारी चीज़ों को देख करके भी पैकेजिंग की जाती है। सो पैकेजिंग से भी रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक लाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फूड पदार्थ हैं जिन्हें कैन में, कौन कौन से ऐसे फूड पदार्थ हैं जिन्हें टेट्रा पैक में पैक किया जाता है। इनका मैं एक अलग सेशन लूँगी तो मैं आपको उसमें बहुत डिटेल में समझाऊंगी। साथ ही साथ फूड इंजीनियरिंग में ये भी देखा जाता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर वो फ्रेश रहें, सही रहें, यानी उसमें किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैक ना करें। नेक्स्ट वन इज फूड माइक्रोबायोलॉजी। Food microbiologists study microbes, pathogen and other microorganisms present in food. एज वी ऑल नो कि फूड बायोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से ही समझ आ रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का माइक्रोब्स ना हो, कोई भी पैथोजन ना हो, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जब भी माइक्रोबायोलॉजी की बात होती है फूड में तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें जितने भी पैथोजन है या फिर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को स्पॉयल ना करे, फूड को खराब ना करे, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। सेंसरी एनालिसिस, द सब फील्ड ऑफ द फूड साइंस फोकस ऑन इवोल्यूटिंग फूड बेस्ड ऑन द 5 सेंसेस। सेंसेस से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें जब भी सेंसेस एनालिसिस किया जाता है तो इसमें आपका फर्स्ट पे आ जाता है टेस्ट, यानी उसे टेस्ट करके, टच करके, स्मेल करके, साउंड के द्वारा या फिर स्लाइड के द्वारा देखा जाता है। यानी जब भी सेंसरी एनालिसिस किया जाता है वो सारे जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है उनका यूज़ करके किया जाता है। यानी टेस्ट करके ये बताया, टेस्ट जब भी किसी भी कोई न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्रोडक्ट यदि मार्केट में आता है तो उस न्यू प्रोडक्ट के आने से पहले उसका पूरी तरीके से सेंसरी एनालिसिस किया जाता है। कैसे? उसके लिए एक पैनल होती है जहाँ पे उस फूड को पैनल के द्वारा टेस्ट कराया जाता है, उन्हें टच करवाया जाता है, स्मेल कराया जाता है, साउंड भी देखा जाता है, और साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग स्टाइल कैसी है, यानी वो कितना ग्राहक को जो है अट्रैक्ट करेगा। इन सभी सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है एंड आफ्टर दैट उसे जो है मार्केट में उतारा जाता है। सो सेंसरी एनालिसिस में आपका आ जाएगा 5 सेंसेस, यानी टच, स्मेल, साउंड, एंड इन सारी चीज़ों का यूज़ करके सेंसरी एनालिसिस किया जाता है फूड में। सो हमने अभी तक ये देखा कि जो भी फूड के कितनी जो है ओवर आपके जो है सब फील्ड कौन कौन से हैं, तो सब फील्ड हमारे ये हैं फूड केमिस्ट्री, जिसमें उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यानी संरचना, इन सभी का अध्ययन किया जाता है फूड का।
एंड फूड इंजीनियरिंग में उसके प्रोसेस, उसकी जितनी भी फूड में एक्सप्लोर करना है प्रोसेस से रिलेटेड उन सभी चीज़ों का, फूड माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी प्रकार का पैथोजन, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि फूड कितने समय तक स्टेबल हो सकता है और उस पे जो है पैथोजन या बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का मोल्ड, फंगस जो है उस पे नहीं लगेंगे। सेंसरी एनालिसिस में 5 सेंसेस का यूज़ करके सेंसरी एनालिसिस किया जाता है। व्हाई इज़ फूड साइंस इम्पोर्टेंट? Now that you know the definitions of food science, let's look at its benefit. अभी तक हमने जाना कि फूड साइंस की बेसिकली अर्थ क्या है, तो अर्थ में आपका यही आ जाएगा, उसका डेफिनेशन क्या है यही आ जाएगा कि फूड की प्रोसेसिंग से लेकर के, फूड के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसके एक्सपोर्ट तक, इंपोर्ट तक सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही फूड साइंस में आ जाता है। उसका बारीकी से एनालिसिस करते हुए अध्ययन करना ही आ जाता है आपके फूड साइंस में। अब हम बात करेंगे उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। What does food science do? Food scientists work to enhance that there is enough safe, healthy, and accessible food for all people and animal. Accessible हो यानी सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, सभी के लिए, सभी all people and सभी animals के लिए. This include this include for food for invest livestock and पेट्स, यानी जितने भी जीवन है, लाइफ स्टॉक्स हैं एंड पेट्स हैं, उन सभी, ये सभी इसके अंतर्गत जो है आते हैं। द स्टडी ऑफ फूड अलाउ टू अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल दैट वी ईट एंड हाउ टू इम्प्रूव करेंट फूड सिस्टम टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। यानी इसमें हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं प्लांट, एनिमल्स और उनके जो भी आप उन्हें जो कंज्यूम करते हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और कितने वो सस्टेनेबल हो सकते हैं, कितने एफिशिएंटली वो आपके लिए वर्क कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। Below are the 6 main reason why food science is important now and in the future. Enhancing food safety. Yes, it is very important. Food safety को enhance करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से ऐसी फूड आपको अवेलेबल दिखेंगे जिनमें जो है आपको न्यूट्रिशंस के नाम पे कुछ नहीं होंगे, केवल फ्लेवर ही आपको मिलता है उसमें। सो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी विल continue to remain a key part of the sustainability as the earthworm food safety issue tracked by food scientists, including, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, reducing outbreak of food borne illness, यानी जितनी भी फूड से आपको इलनेस होती है, इलनेस विच मीन्स किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, फूड बॉर्न डिजीज यदि होती है, इन सभी को रिड्यूस करना। इम्प्रूविंग फूड सेफ लाइफ, यानी जो फूड की सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। क्रिएटिंग सेफ पैकेजिंग, यानी जो भी पैकेजिंग है वो सेफ हो, सो दैट जो फूड है उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी जो है इफेक्ट ना पड़े। Nutrition is the process of consuming food and using it to grow, repair, and maintain the body. It also refers to the study how food affect the body health and disease. Yes, न्यूट्रिशन जो होता है वो कंज्यूम करने पे, जब भी कोई ह्यूमन कोई भी फूड प्रोडक्ट लेता है तो उसे जो है उससे न्यूट्रिशन मिलती है, जो बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी के रिपेयर करने में, बॉडी के कुछ कोई भी टिश्यूज़ यदि टूटे हैं उनकी मरम्मत करने में, बॉडी को मेंटेन करने में, इन सभी में जो है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इट इज ऑल्सो रेफर्स टू द स्टडी हाउ फूड अफेक्ट एंड बॉडी हेल्थ एंड डिजीज। यस, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है कि हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है और उससे क्या डिजीज होती है। न्यूट्रिशंस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूट्रिशंस substance in food that provide energy and biomolecular for the body of functions। न्यूट्रिशन क्या है, यानी पोषक आपके क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एंड बायोमोलिकुलर सॉरी बायोमेल बायोमोलिक्यूल्स ऑफ फॉर फूड बॉडी फंक्शन, यानी जो बॉडी के फंक्शन है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी को करने के लिए जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। डाइट, द टोटल अमाउंट ऑफ फूड
कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल। डाइट क्या होता है कि जो एक व्यक्ति के द्वारा जो फूड ग्रहण किया जाता है वो उसका डाइट होता है। एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा जो फूड ग्रहण किया जाता है वो डाइट में आ जाता है। न्यूट्रिशनल साइंस, द स्टडी ऑफ हाउ न्यूट्रिशन इज फूड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड डिजीज। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आपका आ जाएगा, अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोनिक डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर। सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है। क्रोनिक डिजीज़ विच मीन्स जो लंबे समय तक आपके शरीर में बनाए रखे, यानी लंबे समय तक चलने वाली वो डिजीज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सोर थ्रोट होता है या फिर आपको जुकाम होता है तो वो क्रोनिक डिजीज़ में नहीं आता है। वो आपके कुछ समय के लिए होता है एंड देन आप उससे मेडिसिन लेते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम डिजीज़ होती हैं। इसमें आपके हार्ट डिजीज़ आ जाएँगे, यानी आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया। आप देखेंगे कि किसी भी पर्सन को यदि डायबिटीज़ हुआ है तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मेडिसिन बनी है या फिर कोई ऐसा कोर्स है जो 6 महीने, साल भर या फिर 2 साल करने के बाद आप यहाँ से ठीक हो सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। डायबिटीज़ यदि हो गया है, थायराइड हो गया है, कोई हार्ट पेशेंट्स है, तो इन सभी को जो है लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी होती है एंड द कैंसर ऑल्सो इंक्लूडेड। अ डाइट दैट इज़ लो इन फैट, शुगर एंड सैचुरेटेड एंड इन इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट एंड कंट्रीब्यूटेड टू गुड हेल्थ। यानी जो भी इस तरीके के डाइट होते हैं उसमें जो सॉल्ट है कम होनी चाहिए, शुगर एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इन सभी की कम मात्रा होनी चाहिए, ऑल्सो ट्रांस फैट। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कैन अफेक्ट दैट स्टेटस। यस, न्यूट्रिशन जो भी डिफिशियंसी होती वो मानव के हेल्थ को जो है अफेक्ट करती है। अब हम इसमें जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली एनटीए के द्वारा पूछा जाता है, वो ये है द मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो आपके मेन टाइप्स में आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके माइनर न्यूट्रिशंस में आते हैं। आर कार्बोहाइड्रेट, बहुत ध्यान से हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, ये सारे आपके जो है मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। एक एक को हम डिकोड करते हुए चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, क्योंकि किसी को भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करता है। किसी भी एक पर्सन को यदि इंस्टेंट आपको जो है एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बेस्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो उसका प्रोसेस देर में होता है एंड देन आपको जो है लास्ट बहुत देर में उस अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट उसका जो है एनर्जी आपको देर से मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपको तुरंत मिल जाती है। इंक्लूडेड फाइबर, शुगर एंड स्टार्च। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, फाइबर, शुगर एंड स्टार्च आ जाते हैं। लो इन कैलोरीज एंड हेल्प मेंटेन इन हेल्दी डाइट। लो कैलोरीज एंड हेल्प मेंटेन इन हेल्दी डाइट। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम जानेंगे। structural nutrient that from the raw material for of the body help repair tissues and fight infection। फैट्स यानी जितने भी आपके रिपेयर होते हैं टिश्यू। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है। यानी जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं उन सभी का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। और उन टिश्यूज़ में किसी भी प्रकार का यदि ऊतक में जो है टूट फूट की मरम्मत के लिए, यानी उसकी टिश्यू के रिपेयर के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एंड ऑल्सो फाइट करता है इन्फेक्शन से, यानी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यदि बॉडी में होने वाला है तो उन सभी से आपको प्रोटेक्ट करता है। फैट ऑल्सो नोन एज लिपिड। यस, आप सभी को पता होगा कि फैट को हम लिपिड्स भी कहते हैं। फैट हेल्प टू द बॉडी ऑब्जर्व विटामिन एंड मिनरल्स। फैट जो है मदद करता है विटामिन एंड मिनरल्स के ऑब्जर्वेशन में। सो हायर इन कैलोरीज दैट प्रोटीन एंड कार्ब्स, बट दीज कैलोरीज आर एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। ये सारे आपके लिए जो है एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट है, इन सभी से जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट हेल्प द बॉडी हील एंड फाइट डिजीज। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बॉडी को हील रखने में
और फाइट करने में जितनी भी एक्सटर्नली डिजीज़ हैं उन सभी से फाइट करने में विटामिन्स जो है हेल्प करते हैं बॉडी को। द बॉडी कैन प्रोड्यूस विटामिन B12 विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड विटामिन डी विद द सनलाइट। यस, आप सभी जानते होंगे कि जो विटामिन डी है उसका अच्छा स्रोत होता है जो है सनलाइट, एंड द बॉडी कैन प्रोड्यूस विटामिन B12 विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड विटामिन डी विद सनलाइट। यानी जो विटामिन B12 है वो आपको जो है बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं, यानी बहुत सारे ऐसे आपके वेजिटेबल्स हैं वहाँ से, और साथ ही साथ जो विटामिन B12 है वो आपके जो ये आपकी जितनी भी जलीय चीज़ों से जो प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फ़िश हो गई, इन सारी चीज़ों के से जो है विटामिन B12 अधिक मात्रा में मिलता है। मिनरल्स प्ले एसेंशियल्स रोल इन बोन डिजीज़, यानी जितने भी आपके बोन से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उन सभी को आपको हेल्दी रखता है। मसल्स फंक्शन, यानी मसल्स के फंक्शन में, साथ ही साथ इम्यूनिटी एंड एनर्जी प्रोडक्शंस, यानी आप ये अहम भूमिका निभाता है बोन को हेल्थ रखने में, हड्डियों को स्वस्थ रखने में, मसल के फंक्शन में, यानी जो मसल्स हैं उनके अच्छे सही तरीके से काम कर सकें, और साथ ही साथ जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, उसको सही तरीके से कार्य करने में हेल्प करता है। मेजर मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मेजर हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे आ जाते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वाइल्ड ट्रैक मिनरल्स इंक्लूड क्रोमियम एंड सेलेनियम। फाइबर क्या होते हैं, अ कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर नॉट प्रोसेस्ड लाइक ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स, एड्स इन ब्लड शुगर रेगुलेशंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हेल्थ एंड कॉन्स्टिपेशंस प्रिवेंशन। अब एज वी ऑल नो कि जो फाइबर है वो किस में बेसिकली मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको हेल्थ रखने में, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी इन सारी चीज़ों में फाइबर की अहम भूमिका होती है। अब हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशंस आते हैं, ये क्लैरिटी आप सभी को होनी चाहिए। सो न्यूट्रिशंस एंड आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, इट इज़ ऑल्सो नोन फैट, एंड प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, एंड पैथोकेमिकल्स या फिर पाइथो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। सो इसके बारे में आई डोंट थिंक कि जो बहुत डीप आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली जो यही पूछा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स एंड पाइथो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं आपके। सो थ्री जो है आपके, जो थ्री कैटेगरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपके मैक्रो हैं, और माइक्रो में आपके विटामिन, मिनरल्स एंड पाइथोकेमिकल्स आ जाते हैं। सो ओके, सो माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। दीज आर रिक्वायर्ड इन large amount and are further classified into three types: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जैसा हमने ऊपर अभी समझा है ग्राफ चार्ट के द्वारा। एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस में आपके आ जाते हैं स्मॉल क्वांटिटीज, दीज आर कंटेंट विटामिन एंड मिनरल्स, यानी इसके जो है ये बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये आपके बॉडी के लिए जो है कम मात्रा में भी ये आप सही रहता है, यानी कम मात्रा में भी ये इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में कम मात्रा में होती है। Macronutrients are nutrients required in large quantities to provide the body with energy, as we all know कि मैंने अभी भी आपको बताया कि इसकी जो क्वांटिटी है ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी के लिए। सो प्रिवेंट डिजीज, जो बचा सके आपको डिजीज से, परफॉर्म बॉडी फंक्शंस करेक्टली, यानी बॉडी के जितने भी फंक्शन है उन सभी को जो है करेक्टली परफॉर्म कर सके। मोस्ट ऑफ द बॉडी एनर्जी एंड कैलोरीज कम फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स,
The amount of each micronutrients a person required may vary based on individual factors such as weight, age and price existing health conditions. Yes, क्योंकि सभी के बॉडी के लिए जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड जो फैट है सभी के लिए अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की बॉडी के अनुसार, उसके वेट के अनुसार उसे जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है लिया जाता है। साथ ही साथ मिनरल्स भी उसी के अनुसार ही लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, ह्यूमन के लिए। दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच मूव फ्रॉम द blood stream and then into the body shell. These source of carbohydrate are starchy वेजिटेबल। मैंने स्टार्ची एंड नॉन स्टार्ची फूड भी इससे पहले कवर कराए हैं, कौन कौन से स्टार्ची फूड होते हैं और कौन कौन से नॉन स्टार्ची फूड होते हैं। सो ये आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को वहाँ से कवर कर सकते हैं। स्टार्ची फूड मीन्स जिसमें जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, वो हमारे स्टार्ची फूड हो जाते हैं। उसके अंदर मैंने बताया कौन कौन से ऐसे फूड पदार्थ हैं जिसमें स्टार्ची में आ जाएंगे, और नॉन स्टार्ची फूड विच मीन्स जिसमें आपके जो है ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, यानी जो जिसमें जो है शर्करा की मात्रा नहीं होती है, वो आपके नॉन स्टार्ची फूड में आ जाते हैं। वेजिटेबल, ब्रेड, मिल्क, नट, लिगुम एंड फ्रूट्स ये सारे, इन सारे ऐसे स्रोत हैं, इन सारे स्रोत से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। They are further divided into simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate can be broken down to glucose easily. ओके, सो इसमें हम ये समझेंगे कि ये बेसिकली टू टाइप्स में हम समझते हैं। क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपका बिल्कुल जो ग्लूकोज होगा इजिली जो है बॉडी में मिल जाएगा, इजीली जो है बॉडी में घुल जाएगा और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो इसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैन बी ब्रोकन डाउन ग्लूकोज इजिली, यस ब्रोकन डाउन ग्लूकोज इजिली यानी जल्दी टूटता है, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट as they contain long chain of sugar molecules and also have fibers. सो जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में जाके जल्दी ही जो है ऑब्जर्व हो जाता है, एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसकी अपेक्षा जो है उसके समय अधिक लगते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कार्बोहाइड्रेट में कौन, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आपके आते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें कई सारे शुगर के बॉन्ड्स होते हैं, कई सारे शुगर के चेन होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाता है आपका मोनोसैकराइड्स। मोनो का मतलब एक होता है एंड द सैकराइड्स का मतलब आपका शर्करा हो जाएगा। डाई विच मीन्स दो, और सैकराइड्स जो आपके होता है वो हमारा शुगर हो जाएगा। सो मोनोसैकराइड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकराइड्स में वो एक होते हैं, डाइसैकराइड में दो होते हैं, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स शुगर आप देख रहे हैं यानी जो मिनी शुगर है ये पॉलीशर्करा के अंतर्गत भी आती है, यानी इसे हम पॉलीशर्करा भी कहते हैं। ठीक, सो मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत आपका आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड के अंतर्गत आपका माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आ जाता है। सो इसमें जितने भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, इन सभी को मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगी। सो साथ ही साथ ये सारे जो होते हैं, पहले तो आप ये समझ लें कि जो मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड दोनों ही ह्यूमन बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर यानी पॉलीसेक्राइड्स में आपके स्टार्च आ जाते हैं, ग्लाइकोजन आ जाता है एंड फाइबर आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी क्या क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी क्या क्या हो सकती है, यानी कौन कौन सी ऐसी हैं बीमारियां जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकती हैं। ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड, ये तब होता है जब शरीर भोज्य पदार्थ से इनफ मात्रा में, यानी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की उतनी नहीं ले पाती है, तब जाके आपके ये डिजीज होते हैं।
दिस कैन लीड फॉर द हेल्थ इश्यूज लाइक फटीग, यस, आपको फटीग यानी थकावट होगा, हेडेक एंड वेट लॉस होता है, हेडेक होता है, और साथ ही साथ फटीग आपको देखने के लिए मिलती है जो पर्सन इनफ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन नहीं करता है, यानी बॉडी की जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली फटीग, हेडेक यानी सर में दर्द होना, वेट लॉस, वेट का कम होना, और फटीग यानी थकावट होना। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? फटीग, हेडक, वीकनेस, डिफ़िकल्टी एंड कंस्ट्रेंटिंग में प्रॉब्लम होना, नौजिया होना, कॉन्स्टिपेशंस होना, बैड ब्रीथ होना यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, विटामिन एंड मिनरल्स डिफिशियंसी भी देखने के लिए मिलती है यदि अच्छी मात्रा में बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूमर, बॉडी जो है अच्छी तरीके से इनफ मात्रा में यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रही है तो कॉजेज़ क्या-क्या हैं इसके कारण? नॉट ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट ओवर अ लॉन्ग टाइप ऑफ पीरियड, यानी बहुत समय से आपने जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। फॉलो अ लो कार्ब्स डाइट, यस, अब आजकल जो है युवा आप देखेंगे जितने भी यंगस्टर हैं वो एक ही बात उनके मन में होती है, एक ही बात चलती है कि लो कार्ब्स डाइट, लो कार्ब्स डाइट। सो लो कार्ब्स डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही डाइट में कार्बोहाइड्रेट के इंक्लूड ना करें। बहुत कम मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करें सो दैट आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आपकी जो बॉडी है उसके जितने भी फंक्शन है ईजिली से चलते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या है? कीटोसिस इन मेटाबॉलिक स्टेट वेयर द बॉडी ब्रेक डाउन फैट फॉर एनर्जी, यस, मेटाबॉलिक जो स्टेट है वो आपके जो कीटोसिस है इसकी चीज इसे देखना पड़ सकता है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन वेयर ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप, यानी इसमें जो है बिल्कुल नीचे स्तर पे चला जाता है ब्लड शुगर लेवल, यानी जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। यदि कोई पर्सन लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन नहीं करता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मैंने एक फिगर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेज किस किस कारण हो सकती है। मसल्स क्रैप्स, मसल्स में आपकी क्रैपनेस देखने के लिए मिलेगी, मसल्स में फटीग देखने के लिए मिलेगा, हेडेक देखने के लिए मिलेगा, डिजीनेस देखने के लिए मिलेगा, कन्फ्यूजन आपको, या फिर फास्ट हार्ट बीट हो जाएगा, यानी जो हार्ट की रेट है वो फास्ट हो जाएगी, स्वेटिंग अधिक मात्रा में होना, एसिडोसिस होना, कीटोसिस होना, हाइपोग्लाइसेमिया होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना। सो जो भी कम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए अधिक मिलता है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सो ऑलमोस्ट जो है एनटीए ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक वो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट से लेकर के डिफिशियंसी ज़्यादा नहीं आती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से डिफिशियंसी नहीं ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन उसके जो टेस्ट हैं और एनर्जी का एक अच्छा स्रोत है, तो इन सारी चीज़ों को और किस किस भोज्य पदार्थ से जो है आपको सिंपल शुगर मिलता है और किन किन भोज्य पदार्थ से आपको कॉम्प्लेक्स शुगर मिलता है, इसके बारे में एनटीए क्वेश्चन हमेशा बनाता है। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कौन कौन से हैं? देयर आर सेवरल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग बेनेडिक्ट टेस्ट और आयोडीन टेस्ट, बर्फोल टेस्ट, फिर बायल टेस्ट, टोलेंट टेस्ट एंड ऑक्सीजन टेस्ट। इन सारे टेस्ट को मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसे रेडी किया हुआ है, तो मैं आपको दोनों में ही समझाती चलूँगी। बेनेडिक्ट टेस्ट, सो बेनेडिक्ट परीक्षण जो होता है वो अपाचायक शर्करा को गैर उपाचायक शर्करा से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज टू डिस्टिंग्विश रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो कभी कभी ये भी पूछता है एनटीए जो है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पूछता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको एक तरफ ऑप्शन में दे देगा फॉर द मैच द कॉलम, इधर नॉन रिड्यूसिंग शुगर और इधर आपको दे देगा बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर आयोडीन टेस्ट या फिर आपके और भी जितने टेस्ट हैं इसमें उन सभी को पूछ देगा। सो हमेशा टर्म्स पे भी ध्यान रखें। जो नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट है वो बेसिकली किस पे, नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट किस पे किया जाता है, वो आपके बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट में ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर को देखा जाता है। बेनेडिक्ट्स अभिकर्मक में कॉपर आयन होते हैं जो कॉपर
वन ऑक्साइड में अपचयी होता है जो लाल अपक्षेप अवक्षेप बनाता है, यानी ये रेड कलर का अवक्षेप बनाता है। आयोडीन टेस्ट क्या है आपका? आयोडीन टेस्ट यानी यूज टू डिटेक्ट स्टार्च इन सॉल्यूशन, यानी घोल में स्टार्च का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी उसका घोल लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि स्टार्च कितना है। स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन टू फ्रॉम अ ब्लू ब्लू ब्लैक कलर, यानी स्टार्च आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके किस कलर में आ जाता है? आपका नीला काला रंग प्रदान करता है। यानी जब भी नीला काला रंग होता है तो ये टेस्ट जो बेसिकली होता है आयोडीन परीक्षण होता है। यानी आयोडीन परीक्षण टेस्ट में अब आयोडीन टेस्ट जो है प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है तो किस कलर का बनाता है? नीला काला रंग प्रोवाइड करता है। बारफोएट टेस्ट अपचायक मोनोसैकेराइड्स और अपचायक डाइसैकेराइड के बीच अंतर के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड के बीच में अंतर जानने के लिए ये यूज किया जाता है। यानी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स एंड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, यानी इन दोनों के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट यानी अंतर जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। किसका कौन सा टेस्ट किया जाता है? बारफोएट टेस्ट का। मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट फास्टर देन डाइसैकेराइड्स। ओके, सो जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो डाइसैकेराइड्स की तुलना में अधिक तेजी से प्रक्रिया करता है। बायल परीक्षण क्या होता है? पेंटोज शर्करा के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो पेंटोज शर्करा है उसके परीक्षण के लिए बायल परीक्षण का यूज किया जाता है। तो इस चीज को भी आप कहीं नोट डाउन कर लें कि जो पेंटोज शुगर है उसके लिए बायल टेस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बायल टेस्ट का यूज किया जाता है। एंड पेंटोज शर्करा एक नीला हरा उत्पाद बनाती है जबकि हेक्सोज मौला भूरा उत्पादन बनाती है। यानी जो पेंटोज शर्करा है जब बायल टेस्ट किया जाता है तो जो पेंटोज शर्करा होती है वो नीला हरा रंग का जो है उत्पाद बनाती है, जबकि हेक्सोज जो है वो मैला भूला कलर का जो यानी मडी मडी यानी मडी ब्राउन कलर का प्रोडक्ट जो बनाता है। यानी जब पेंटोज के शर्करा के साथ परीक्षण किया जाता है तो वो नीला हरा रंग बनाती है, और जो हेक्सोज है वो मैला भूरा यानी मडी के जो है ब्राउन कलर बनाती है। टॉलिन टेस्ट क्या होता है? शर्करा को कम रख करने की परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर यूज टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी ध्यान रखें रिड्यूसिंग शुगर के लिए भी टॉलरेंट टेस्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके टेस्ट ट्यूब के अंदर एवं चांदी द्वारा दर्पण बनाता है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट का ये टेस्ट जब होता है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चांदी यानी सिल्वर मिरर ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक क्रिएट होकर के आता है। सो हमेशा ध्यान दें जो टॉलरेंट टेस्ट है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। आसुजन परीक्षण क्या है? उपा उपापचय शर्कराओं का पता लगाने और विभिन्न उपाचयक शर्कराओं के बीच अंतर जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यूज टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट रिड्यूसिंग शुगर, यानी रिड्यूसिंग शुगर के के बारे में जानने के लिए तथा जो रिड्यूसिंग शुगर है उन दोनों के बीच में अंतर जानने के लिए भी आसोजन टेस्ट किया जाता है। द शेप ऑफ द क्रिस्टाइल फॉर्म इंडिकेट द टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट, यानी बनने वाले क्रिस्टल का आकार मौजूदा चीनी के प्रकार को इंगित करता है। चीनी के प्रकार को इंगित करता है। सो आज जो सेशन मैंने आपको बताया वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशंस क्या है, फूड साइंस क्या है, उसके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें हम डिटेल कवर करेंगे प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एज वेल एज आपके जितने फाइबर्स हैं उसमें कौन से फाइबर ऐसे हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और कौन से फाइबर ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम जो है डाइजेस्ट नहीं होते या फिर ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और
साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। यदि आपको इस कोई भी वीडियो जाननी हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, सो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करके आपको अपलोड कर दूँगी। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। उन बच्चों के पास पहुँचाइएगा जिनको इनकी बेसिकली नीड है, यानी जिन्हें जो है बहुत डिटेल में चीज़ों को समझना है। और अब नेट जेआरएफ क्लियर करना ही एम नहीं होता है, यानी आपने नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्लियर कर लिया, उसके बाद भी आपके ऐसे बहुत से पड़ाव होते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में जो आपके रिसर्च है उसको लेकर के एंड देन आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपके डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।